तो अब अगर व्हीकल स्लो मूविंग है, व्हीकल स्लो मूविंग या ऑलमोस्ट स्टॉप्ड है, रुका हुआ है स्लो कर्व पे, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर व्हीकल हमारा रुका हुआ है और ये एक स्लोपी सरफेस पे है, ठीक है। अब अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है और इस पे एक व्हीकल ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा था और अगर वो रुका हुआ है और हमने आउटर एज ऐसे उठा रखा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अंदर की तरफ स्लिप करने की। तो अब अगर मोशन हमारा अंदर की तरफ हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन हमारा उसके अपोजिट में लगेगा। ये हमारा व्हीकल था, ये अंदर की तरफ स्लिप करके आ गया। तो अब अगर व्हीकल हमारा रुका हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आउटवर्ड लगेगा, आउटर एज की तरफ लगेगा। ये आप लोग बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे फिनोमेना कि भाई अगर ये आकर के रुक गया और ये स्लोपी सरफेस पे तो ये व्हीकल इधर की तरफ मूव करेगा। अब अगर व्हीकल का मूवमेंट इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके हमेशा अपोजिट एक्ट करेगा, मोशन के हमेशा अपोजिट एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो गया हमारे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में कैसे और कब जनरेट होगा। और सुपर एलिवेशन के टाइम पे अगर हमारा सुपर एलिवेशन हमने बहुत प्रॉपरली दिया है तो जो R1, ये पॉइंट भी बहुत याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, R1 और R2। R1 हो गया हमारा प्रेशर ऑन आउटर व्हील और ये हो गया R2 प्रेशर ऑन इनर व्हील। अगर हमने बहुत प्रॉपर तरीके से सुपर एलिवेशन दिया होगा, सुपर एलिवेशन को बहुत अच्छे से डिजाइन किया होगा, तो आउटर और इनर व्हील पे दो के दोनों पे इक्वल प्रेशर आएगा, ना किसी पे कम ना किसी पे ज्यादा। लेकिन अगर हमने सुपर एलिवेशन नहीं दिया है या फिर प्रॉपरली नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है जिसका उस पे या प्रॉपरली नहीं गिवन है, तो उस वाले केस में हमारा आउटर व्हील पे प्रेशर ज्यादा आएगा। क्यों, आप इसे फिजिकली भी थोड़ा अगर सोच करके देखें तो आपको और क्लियरली अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे आउटर व्हील पे हमारा प्रेशर बढ़ेगा। अब अगर हमारा ये व्हीकल है, इस वाले फिगर में हमने सुपर एलिवेशन नहीं दिया है, तो ये तो हमारे सपोज कर लीजिए इनर व्हील हो गई और इधर ही इस साइड में मान लीजिए आउटर व्हील हो गई। गाड़ी के नीचे होंगी लेकिन समझ लीजिए कि ये उस साइड है। तो अब हम इसकी टेंडेंसी क्या होगी इस व्हीकल की, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर भागने की, और बाहर किसकी वजह से भागेगा, इसकी वजह से। तो इस व्हील पे हमारा ये आउटर व्हील इसके सहारे भागेगा, तो आउटर व्हील के पे हमारा प्रेशर ज्यादा आ जाएगा कंपैरेटिव टू इनर व्हील। तो आउटर एज को एक्सेस लेकर के ये व्हीकल ओवरटर्न होकर के ऐसे यहाँ पे आकर के ये पलट जाएगी। तो जिसको एक्सेस लेकर के पलटेगी तो उस बट ऑब्वियस है कि उस पे हमारा प्रेशर फोर्स ज्यादा आना है। लेकिन अगर हमने सुपर एलिवेशन प्रॉपरली डिजाइन किया है और प्रॉपरली रोड पे दिया है तो हमारा जो प्रेशर है इनर और आउटर व्हील पे दो के दोनों पे बराबर रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर सुपर एलिवेशन बहुत अच्छे से है तो प्रेशर दो के दोनों इनर और आउटर व्हील पे बराबर आएगा, और अगर नहीं दिया है तो आउटर व्हील पे हमारा प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके डिजाइनिंग वाले पोर्शन पे कि चलो हमने ये सब तो कॉन्सेप्ट जान लिया, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, वगैरह वगैरह, कितना होता है। अब हम आ जाते हैं इसको डिजाइन कैसे करेंगे कि भैया ये जो थीटा है इसको निकाले कैसे, डिजाइन कैसे करें। तो अब जब हम सुपर एलिवेशन को डिजाइन करते हैं तो सुपर एलिवेशन डिजाइन करने के टाइम पे हमें चार तरह की अनस्टेबिलिटी मिलती है सुपर एलिवेशन पे। तो वो चार तरह की अनस्टेबिलिटी क्या होती हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहली अनस्टेबिलिटी अभी सिर्फ मैं पहली अनस्टेबिलिटी हमारी ये हो गई, दूसरी अनस्टेबिलिटी हमारी ये हो गई। पहली अनस्टेबिलिटी इनर एज की तरफ स्किडिंग, दूसरी अनस्टेबिलिटी हमारी इनर एज की तरफ ही टर्न हो जाना, ये हो गई हमारी तीसरी। और
तीसरी हो गई हमारी आउटर एज की तरफ स्किडिंग, और जिसको हमने ऐसे रोटेट करके दिखाया ये हो गई हमारी आउटर एज की तरफ ओवर टर्न होना। तो चौथी और दूसरी हमारी ओवर टर्निंग है इनर और आउटर के करस्पॉन्डिंग, और पहली तीसरी जो स्ट्रेट लाइन से शो की है ये है हमारी स्किडिंग इनर और आउटर एज के डायरेक्शन में। तो अब हमारा पहला अब हम सबसे पहले आ जाते हैं इस वाली अनस्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी नंबर 1 दैट इज इनर एज की तरफ हमारी स्किडिंग। तो इनर एज की तरफ हमारी स्किडिंग इसलिए होगी क्योंकि ये एक स्लोपी सरफेस पे थीटा पे, ठीक है, तो इस साइड में हमारी होगी। दूसरी अनस्टेबिलिटी हमारी जो जनरेट हो रही है वो है इनर एज की तरफ ओवरटर्निंग, वो भी किसके अबाउट होगी, इनर व्हील के अबाउट होगी, ठीक है। तो ये क्यों होगी, क्योंकि अगर हमारा स्लोप काफी बड़ा है दैट इज थीटा अगर हमारा बड़ा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बड़ा है तो ओवरटर्निंग हमारी होगी इनर एज के रिस्पेक्ट में। क्या क्या बड़ा है हमारा, थीटा अगर हमारा बड़ा है एंड न्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों अगर हमारे बड़े हैं तो हमारी व्हीकल की ओवरटर्निंग हो जाएगी इनर एज की तरफ, ठीक है। अब ये दोनों अनस्टेबिलिटी हमने समझ ली, अब हम तीसरी अनस्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। तीसरी अनस्टेबिलिटी है आउटर एज की तरफ स्किडिंग, ठीक है। तो अब अगर हमारी वेलोसिटी इस व्हीकल की हमारी हाई है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है v। तो अगर इसकी वेलोसिटी हाई है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो जो एक्ट कर रहा होगा वो हमेशा इसको आउटर की तरफ ढकेलेगा। हमने पहले भी समझ रखा है कि ये फिनोमेना मैकेनिज्म कैसे एक्ट करता है। तो अगर वेलोसिटी हाई है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई होगा जिसकी वजह से हमारी आउटर एज की तरफ स्किडिंग होगी, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहा तो वो व्हीकल को ओवरटर्न भी करा देगा आउटर व्हील के एक्सिस ले, आउटर व्हील के को रोटेशन मानते हुए, आउटर व्हील को एक्सिस लेते हुए, तो हमारा आउटर एज की तरफ ओवरटर्न भी हो जाएगा। तो अब ये चार तरह की अनस्टेबिलिटी हमारी डेवलप होगी। अब इन चार अनस्टेबिलिटी को लेकर के हमें डिजाइन करना है, लेकिन अगर हमने इन चार अनस्टेबिलिटी को लेकर के डिजाइन किया, चार अलग अलग फोर्सेस, एक इनर एज में एक आउटर एज में और फिर दो रोटेशन इनर और आउटर एज में, तो जो हमारी डिजाइन होगी वो बहुत ही ज्यादा टीडियस और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और इतनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना इजी नहीं है और डिजाइन करना इजी नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इन फोर्सेस को एलिमिनेट करके फिर हम आएंगे एक फाइनल रिजल्ट पे, और उस रिजल्ट के हिसाब से हम करेंगे अपने सुपर एलिवेशन को डिजाइन, रोड सेक्शन को डिजाइन। तो अब हम एलिमिनेशन की अगर बात पे आते हैं कि एलिमिनेट कैसे करना है, तो एलिमिनेशन में सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे रोड नंबर, ये चीज इस के लिए एलिमिनेट करेंगे अनस्टेबिलिटी नंबर 1। तो अनस्टेबिलिटी नंबर 1 के लिए मतलब कि इनर साइड में स्किडिंग हो रही है। इनर साइड में स्किडिंग क्यों होगी, क्योंकि अगर हमारा थीटा बड़ा है तो ही होगी। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो थीटा है, थीटा इज स्मॉल। तो अब जब थीटा स्मॉल है तो इनर साइड में स्किडिंग ही नहीं होगी, तो पहली अनस्टेबिलिटी हो गई रिमूव। दूसरी अनस्टेबिलिटी हमारी है ओवरटर्निंग। तो ओवरटर्निंग अगर हमारी इनर साइड स्किडिंग और ओवरटर्निंग एलिमिनेट हो जाएगी अगर थीटा स्मॉल है। अगर हमारा थीटा स्मॉल है तो हमारा अनस्टेबिलिटी नंबर 1 और 2 दो के दोनों एलिमिनेट हो गए। अब हम आ जाते हैं तीसरे और चौथे पे। तो अब तीसरा फोर्स क्या है हमारे आउटर एज की तरफ स्किडिंग, और चौथा फोर्स है आउटर एज की तरफ ओवरटर्निंग। तो इसमें सबसे पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि जो हमारी स्किडिंग होती है, जनरली स्किडिंग अकर्स बिफोर द ओवरटर्निंग टेक्स प्लेस, मतलब कि स्किडिंग पहले हो जाएगी, थर्ड फोर्स पहले एक्ट कर जाएगा, फोर्थ का टाइम ही नहीं आ पाएगा। तो फोर्स का जब टाइम नहीं आएगा तो हम फोर्थ को भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमने फोर्थ को भी कर दिया एलिमिनेट।
तो हमारी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई और फोर्थ एलिमिनेट हो गई। ये एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट हो गई और ये एलिमिनेट हो गई। चौथी क्यों एलिमिनेट हुई? क्योंकि स्किडिंग जो होती है वो ओवरटर्निंग से पहले ही हो जाती है। तो जब हमारी थर्ड फोर्स पहले ही हो जाएगा, पहले ही बाहर जाके व्हीकल गिर जाएगा, तो चौथे की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी चौथे फोर्स को एक्ट करने की। तो इसलिए हमने चौथा इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ बचा रह गया थर्ड फोर्स, दैट इज स्किडिंग टुवर्ड्स आउटर एज। अब अगर हम इसके लिए डिजाइन कर ले तो हमारा सुपर एलिवेशन का अच्छे से डिजाइन हो जाएगा और हमारी सारी व्हीकल विदाउट डिक्रीजिंग देयर स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व और विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट आराम से उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे मैन्यूवर करते हुए चली जाएंगे और हम लोगों को याद करेंगी, सिविल इंजीनियर्स को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चार के चारों केसेस कि इनको कैसे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हमारे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि केसेस क्या क्या है। तो इसमें एक है केस 1। केस 1 होता है हमारा, या केस 1 डिस्कस करने के पहले हम लोग इसकी परमिसिबल वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसकी एक जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लें। तो मिनिमम वैल्यू की जैसे मैंने पहले ही भी कहा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो एक रोड की मिनिमम सुपर एलिवेशन, इसको भी याद रखना है आप लोगों को क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेटमेंट टाइप में। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, अगर हमें किसी कर्व पे सुपर एलिवेशन देने की नीड नहीं है, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो सुपर एलिवेशन की नीड नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन हो जाएगा हमारा उस रोड सेक्शन के कैम्बर के बराबर। तो जैसा भी रोड सेक्शन होगा उसका जो कैम्बर होगा वही हो जाएगा हमारा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन एक चीज और, हमारा सुपर एलिवेशन वाटर ड्रेनेज में भी हेल्प करता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये भाई हमारा ये कर्व है, वाटर के लिए चाहिए स्लोप, हमने ऐसे उठा दिया तो पानी अपने आप इधर से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो सुपर एलिवेशन से हमारा वाटर ड्रेनेज भी हो जाता है, वाटर ड्रेनेज भी का जो पर्पस है वो भी फुलफिल करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकी मैक्सिमम या परमिसिबल वैल्यूज पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन देता है? आईआरसी ने दी है मैक्सिमम वैल्यूज कि ये आईआरसी है इंडियन रोड कांग्रेस, इन्होंने वैल्यूज रिकमेंड की हैं अगर डिफरेंट टेरेन्स के लिए। तो अगर आपका अर्बन रोड है तो उस पर आपको देनी है 4%, 4% का सुपर एलिवेशन, जो ई की वैल्यू होगी वो 4% होगी। अगर हमारा प्लेन या रोलिंग टेरेन है तो उस पर 7% होगी। हिली टेरेन बाउंडेड बाय स्नो वो भी 7%, और हिली टेरेन नॉट बाउंडेड बाय स्नो वो 10%। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है क्योंकि इन वैल्यूज का आपको बहुत फ्रिक्वेंट यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी, और समटाइम्स वो थ्योरेटिकली पूछ लेता है। खैर ये दोनों वैल्यूज ये वाली और ये वाली वैल्यूज तो बहुत कॉमन है तो जनरली नहीं पूछते एग्जाम्स में, लेकिन अब ये वाली वैल्यूज को वो पूछने लग गए हैं, स्नो वाले टर्म को लेकर के करते हैं कंफ्यूज कि बच्चा 7% और 10% पहुंच जाए, वो कंफ्यूज। ठीक है, तो इस वाली वैल्यूज को भी आप याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में हमारे टेरेन टाइप नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में टेरेन टाइप दिया तब तो हमें यही वैल्यू यूज करनी है। ये अंडरस्टूड है कि अगर क्वेश्चन में अर्बन रोड दिया है तो हमें 4% ही वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी टेरेन टाइप नहीं गिवन है कि अर्बन रोड है, प्लेन है, हिली है या कैसी भी है, तो हमें बाय डिफॉल्ट प्लेन या रोलिंग टेरेन मान के ही डिजाइन करना है। आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप उसे प्लेन या रोलिंग टेरेन मान के चल रहे हैं। तो हमें प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 7% ले लेना है सीधे सीधे। और ये मिनिमम वैल्यू हमें याद करके रखनी है कि मिनिमम वैल्यू जो हमारी सुपर एलिवेशन की होगी
वो कैम्बर के बराबर ही रखना है। ठीक है।